हेलो एवरीवन, वेलकम हियर। आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे एमसीक्यूज़ के साथ ही। टॉक्सिकोलॉजी के एमसीक्यूज़ हैं। लास्ट वीडियो में भी टॉक्सिकोलॉजी पे 20 एमसीक्यूज़ हमने किए थे। इस वीडियो में 25 के आसपास एमसीक्यूज़ हैं, ये कंप्लीट करते हैं। उसके बाद फिर दूसरे टॉपिक्स की भी वीडियो हम इस चैनल के थ्रू आप तक लेके आएंगे। तो इस वीडियो की पहला क्वेश्चन है, पहला एमसीक्यू है। इन अ सस्पेक्टेड केस ऑफ डेथ ड्यू टू पॉइजनिंग वेयर कैडावेरिक रिजिडिटी इज लास्टिंग लॉन्गर देन यूजुअल, इट मे बी अ केस ऑफ पॉइजनिंग ड्यू टू आर्सेनिक, लेड, आयरन एंड कॉपर सल्फेट। तो इन चारों ऑप्शन में से ऐसा ऑप्शन आपको चूज़ करना है जिसकी वजह से जो कैडावेरिक रिजिडिटी है वो ज़्यादा देर तक रहती है। कैडावेरिक रिजिडिटी मीन्स जो स्टिफनेस आ जाती है बॉडी में आफ्टर डेथ, हम उसको कहते हैं कैडावेरिक रिजिडिटी। तो ऐसा पॉइजनिंग का कौन सा केस होता है जिसमें जो कैडावेरिक रिजिडिटी है, जिसको कैडावेरिक स्पैज्म भी कहते हैं, या जो स्टिफनेस होती है कैडावेरिक स्टिफनेस, वो ज़्यादा देर तक लास्ट करती है? आर्सेनिक, लेड, आयरन और कॉपर सल्फेट। आई थिंक आपने अभी तक अपना जो ऑप्शन है वो चूज़ कर लिया होगा, पिक कर लिया होगा। अगर आपको सोचने के लिए और टाइम चाहिए तो आप वीडियो पॉज कर सकते हैं। तो आंसर इसका है ए, आर्सेनिक। आर्सेनिक ऐसा पॉइजन है जिसकी वजह से कैडावेरिक रिजिडिटी लास्ट करती है लॉन्गर, और आर्सेनिक की वजह से भी जो प्यूरिफिकेशन है वो देर से होता है। तो ये दोनों चीज़ें आर्सेनिक पॉइजनिंग में होती है। कैडावेरिक रिजिडिटी भी देर तक रहती है, और इन सम केसेस जो प्यूरिफिकेशन जब होता है, जो उसका टाइमिंग है वो लेट से होता है। तो सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं कि सेकेंड क्वेश्चन क्या है। सेकेंड क्वेश्चन है आर्सेनिक कॉजेज ऑल एक्सेप्ट। आर्सेनिक जो पॉइजनिंग है वो ये सारी चीज़ें कॉज करती है एक्सेप्ट इन चारों ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो आर्सेनिक पॉइजनिंग में नहीं होती है? तो रेन ड्रॉप पिगमेंटेशन है ऑप्शन, एलोपेशिया। एलोपेशिया का मीन्स होता है हेयर लॉस। पामर हाइपर केराटोसिस मीन्स थिकनिंग ऑफ स्किन। जो पाम है और सोल है उनकी जो मसल थिकनिंग, स्किन थिकनिंग होती है उसको हम कहते हैं पामर हाइपर केराटोसिस। फोर्थ है ब्लू लाइंस इन गम। तो अगर आप कंफर्म नहीं हैं ऊपर के तीन ऑप्शंस में भी, बट फोर्थ ऑप्शन आपको दिखता है ब्लू लाइंस इन गम, तो ये क्या होता है ये हमने पढ़ा है। ब्लू लाइंस गम्स में किसकी पॉइजनिंग की वजह से होती है? लेड पॉइजनिंग की वजह से होती है, जिसको बर्टोनियन लाइन कहते हैं। लेड पॉइजनिंग वाली वीडियो में हमने ये पढ़ा था। तो इसका ऑप्शन है डी, ब्लू लाइंस इन गम। जो ब्लू लाइंस है लेड की वजह से होती है, तो आर्सेनिक में तो हो नहीं सकती। तो आर्सेनिक पॉइजनिंग में रेन ड्रॉप पिगमेंटेशन होता है, हेयर लॉस होता है, एलोपेशिया और पामर हाइपर केराटोसिस होती है। तो ये तीनों चीज़ें आर्सेनिक पॉइजनिंग में होती है। ब्लू लाइंस आर्सेनिक पॉइजनिंग में प्रेजेंट नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लास बॉल और शेक्स आर इन पॉइजनिंग ड्यू टू लेड, मर्क्यूरी, आर्सेनिक, कॉपर। जो ग्लास बॉलर से शेक जो एक डिसऑर्डर है वो कौन सी पॉइजनिंग की वजह से होता है? लेड की वजह से, मर्क्यूरी, आर्सेनिक, कॉपर। तो याद करो हमने पॉइजनिंग में पढ़ा था ग्लास बॉलर्स, शेक, हैटर्स, ट्रेमर, ये पढ़ा था। वो किसकी पॉइजनिंग की वजह से होता है? ये पॉइजनिंग की वजह से होता है मर्क्यूरी पॉइजनिंग की वजह से। मर्क्यूरी पॉइजनिंग में ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। जब मर्क्यूरी पॉइजनिंग होती है तो जो हैड बनाते हैं, जो फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं, वहाँ पे उनका जो मर्क्यूरी है उसके साथ एक्सपोजर ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उनको हैंड शेकिंग और ट्रेमर्स की प्रॉब्लम हो जाती है। इस वजह से ही उनकी इस डिसऑर्डर को ग्लास बॉल और शेक बोलते हैं, क्योंकि जो ग्लास ब्लो करने वाले भी होते हैं वो भी मर्क्यूरी के कंटैक्ट में आते हैं। जो ग्लास बनाने वाले जो फैक्ट्रीज होते हैं वहाँ पे, और हैड बनाने वाली फैक्ट्रीज में भी मर्क्यूरी का जो मर्क्यूरी का कांटेक्ट ज़्यादा होता है जब वहाँ काम करते हैं उनका। तो उनको जब ये डिसऑर्डर होता है, जो ट्रिमर्स वाली प्रॉब्लम होती है, तब हम उनको कहते हैं ग्लास बॉलर शेक, या उनको हैटर शेक भी कहते हैं। तो ये होती है मर्क्यूरी पॉइजनिंग की वजह से। इसके बाद क्वेश्चन है रेन ड्रॉप पिगमेंटेशन इज़ कॉमन इन। अभी जस्ट फर्स्ट क्वेश्चन में हमने पढ़ा रेन ड्रॉप पिगमेंटेशन क्या होता है। जो हैंड्स है उसमें छोटे छोटे वाइट पिगमेंटेशन से हो जाते हैं, जो कि रेन ड्रॉप्स के जैसे होते हैं, तो हम उसे कहते हैं रेन ड्रॉप पिगमेंटेशन। तो ये होता है आर्सेनिक पॉइजनिंग की वजह से। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रोनिक आर्सेनिक पॉइजनिंग कॉजेज। तो जो क्रोनिक आर्सेनिक पॉइजनिंग होती है, क्रोनिक और दो टर्म आते हैं, क्रोनिक और
अक्यूट। तो जो क्रोनिक पॉइजनिंग होती है वो लॉन्ग टर्म पॉइजनिंग होती है और जो अक्यूट पॉइजनिंग होती है वो शॉर्ट टर्म पॉइजनिंग होती है। तो क्रोनिक पॉइजनिंग में क्या कॉज होता है? फर्स्ट ऑप्शन है प्योर सेंसरी न्यूरोपैथी, सेकेंड है प्योर मोटर न्यूरोपैथी, थर्ड है मिक्स्ड सेंसरी एंड मोटर न्यूरोपैथी, थर्ड ऑप्शन है मिक्स्ड सेंसरी और मोटर न्यूरोपैथी, फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। तो सेंसरी मीन्स क्या होता है? जो भी चीज़ें हम सेंस कर सकते हैं, जैसे कि देखना, टच, ये सारी चीज़ें फील करने वाली सेंसरी ऑर्गन्स के वजह से हम सेंस कर पाते हैं। तो सेंसरी न्यूरोपैथी मीन्स जो सेंसेस हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। मोटर न्यूरोपैथी मीन्स जो मोटर स्किल है, मीन्स हमको ब्रेन से सिग्नल मिला कि ग्लास सामने रखा है, वो हमको उठा के पीना है, तो जब हम एक्शन करेंगे तो वो होगा मोटर एक्शन। जो मोटर न्यूरोपैथी मीन्स जो ये वाला एक्शन करने वाला जो सेंस है, जो ब्रेन सिग्नल्स भेजता है ताकि हम कोई मोटर एक्शन कर सके, उसकी न्यूरोपैथी मीन्स वो जो कैपेबिलिटी है वो डिस्ट्रॉय हो जाना। तो प्योर सेंसरी न्यूरोपैथी होती है क्रोनिक आर्सेनिक पॉइजनिंग में, या प्योर मोटर न्यूरोपैथी होती है आर्सेनिक पॉइजनिंग में, या फिर मिक्स न्यूरोपैथी होती है, या फिर ये सारी चीज़ें होती है। तो इसका आंसर आपको पिक करना है। तो मैं बता देती हूँ, इसका सही आंसर है सी, दोनों होती है। मिक्स टाइप की न्यूरोपैथी होती है, सेंसरी और मोटर दोनों। अच्छा, न्यूरोपैथी में क्या क्या होता है? न्यूरोपैथी में वीकनेस हो जाती है, नमनेस होती है विथ पेन, नर्व डैमेज हो जाते हैं हैंड और फीट के। तो जो भी टारगेट एरिया है, चाहे वो हैंड हो या फीट हो, वहाँ की न्यूरोपैथी मीन्स वहाँ की कैपेबिलिटी नर्व्स की ख़त्म हो जाना। तो उसकी वजह से वीकनेस, नमनेस, पेन, ये सारी चीज़ें होती हैं, और जो भी टारगेट रीजन है वहाँ का नर्व डैमेज होता है न्यूरोपैथी में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीज लाइन आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ धतूरा पॉइजनिंग, बार्बिचरेट पॉइजनिंग, मॉर्फिन पॉइजनिंग और आर्सेनिक पॉइजनिंग। राइट साइड पे जो पिक्चर है वो है मीस लाइंस की। जो नेल्स पे वाइट कलर की लाइंस है उनको हम बोलते हैं मीसेस लाइन। तो ये जो लाइंस है वो कौन सी पॉइजनिंग की वजह से कॉज होती है, वो आपको पिक करना है। तो आप पिक कर लो अपना आंसर। इसका राइट आंसर मैं बता देती हूँ, डी है आर्सेनिक पॉइजनिंग। आर्सेनिक पॉइजनिंग की वजह से नेल्स में ऐसी लाइंस बन जाती है जिसको हम कहते हैं मीसेस लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैटी लिवर इज सीन इन द पॉइजनिंग विथ आर्सेनिक, एकोनाइट, मर्क्यूरी और ऑक्सैलिक एसिड। जो फैटी लिवर होती है वो कई सारे पॉइजनिंग में भी पाई जाती है, बट यहाँ पे जो ऑप्शन है उसमें से आपको एक ऑप्शन पिक करना है जो कि रेलेवेंट हो फैटी लिवर एसिड में। जो भी पॉइजनिंग्स हैं उनके साइन और सिम्टम्स आपको ध्यान से पढ़ने हैं, क्योंकि साइन और सिम्टम्स से ही मैक्सिमम क्वेश्चन पॉइजनिंग में आते हैं। तो जो फैटी लिवर है वो आर्सेनिक पॉइजनिंग में हमको देखने को मिलता है। आर्सेनिक पॉइजनिंग की वजह से फैटी लिवर प्रेजेंट होता है एज अ साइन एंड सिम्टम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइजन दैट कैन बी डिटेक्टेड इन हेयर एंड बोन्स इवन आफ्टर द डेथ। डेथ के बाद भी जो पॉइजन है वो हेयर्स और बोन्स में प्रेजेंट होता है। वैसा कौन सा पॉइजन है जो आफ्टर डेथ भी हेयर्स और बोन से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं या उनको निकाल सकते हैं, क्या उसमें प्रेजेंट होता है? तो पहला है लेड, सेकंड मर्क्यूरी, आर्सेनिक एंड कैनोबिस। इन चारों में से एक सही ऑप्शन है। तो राइट इसका आंसर है सी, आर्सेनिक। आर्सेनिक ऐसा पॉइजन है जो कि हेयर्स और बोन्स में प्रेजेंट होता है इवन आफ्टर द डेथ। और क्रोनिक पॉइजनिंग में भी वी कैन कलेक्ट द हेयर बोन्स अगर डेथ हो चुकी है तो। अपार्ट फ्रॉम दैट हेयर्स एंड नेल क्लिपिंग्स कलेक्ट करते हैं टू डिटेक्ट द क्रोनिक आर्सेनिक पॉइजनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्श टेस्ट इज़ यूज्ड इन डायग्नोसिस ऑफ पॉइजनिंग ड्यू टू आयरन, लेड, कॉपर सल्फेट और आर्सेनिक। जो मार्श टेस्ट है वो यूज़ होता है पॉइजनिंग डायग्नोसिस में। कौन से पॉइजनिंग डायग्नोसिस में? तो चार ऑप्शन है आपके पास, लेड, आयरन, कॉपर सल्फेट और आर्सेनिक। इसका करेक्ट आंसर है डी, आर्सेनिक। आर्सेनिक हम डिटेक्ट कर सकते हैं मार्श टेस्ट के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग क्रोनिक मर्क्यूरी पॉइजनिंग एक्सेप्ट। तो जो नीचे सिम्टम्स हैं वो क्रोनिक मर्क्यूरी पॉइजनिंग में प्रेजेंट होते हैं, बट एक ऐसा ऑप्शन है जो कि एक्सेप्शनल है, मीन्स वो क्रोनिक मर्क्यूरी पॉइजनिंग में प्रेजेंट नहीं होता है। तो आपका पहला ऑप्शन है, कोर्स प्राइमरी इज सीन, ब्राउनिश स्पॉट ऑन इंटीरियर लेंस कैप्सूल, सी, फाइन ट्रेमर इज सीन, फोर्थ, इनएप्रोप्रिएट शाइनेस एंड इरिटेबिलिटी। तो इसका करेक्ट आंसर है फाइन ट्रेमर, क्योंकि ट्रेमर कौन सी पॉइजनिंग में हमको देखने को मिलता है?
मर्क्यूरी पॉइजनिंग में, बट वो नॉर्मल ट्रेमर होते हैं, फाइन ट्रेमर्स नहीं होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्रोडानिया या पिंक डिजीज आर सीन इन पॉइजनिंग ड्यू टू लेड, मर्क्यूरी, आर्सेनिक और कॉपर। यहाँ पे जो राइट साइड में पिंक डिजीज़ है उसकी कुछ पिक्चर्स हैं जो कि आप देखोगे तो ज़्यादा रिलेट कर पाओगे, और नेक्स्ट कभी भी ये क्वेश्चन या इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिला तो आप इजीली इसको रिमाइंड कर सको। तो जो एक्रोडेनिया है जिसको हम पिंक डिजीज़ कहते हैं वो कौन सी पॉइजनिंग की वजह से होती है? लेड, मर्क्यूरी, आर्सेनिक और कॉपर। अभी तक आपको आंसर पता चल ही गया होगा क्योंकि इस पिक्चर में वो आंसर लिखा हुआ है। तो इसका आंसर है बी, मर्क्यूरी। जो एक्रोडेनिया है या पिंक डिसीज़ जिसको हम कहते हैं वो होती है मर्क्यूरी की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीस्ट टॉक्सिक कंपाउंड ऑफ लेड। फर्स्ट, लेड आर्सेनेट, लेड ऑक्साइड, लेड कार्बोनेट और लेड सल्फाइड। जो इन चारों ऑप्शंस में से लीस्ट टॉक्सिक है, मींस सबसे कम टॉक्सिक जो सब्सटेंस है वो आपको पिक करना है। तो इन चारों में से लीस्ट टॉक्सिक कौन है वो आप पिक कर लो। बट जो हम पॉइजनिंग की जब बात करते हैं तो हैवी पॉइजनिंग तभी ही होती है जब पॉइजनिंग का कोई भी फॉर्म हो वो बॉडी में अब्जॉर्ब हो, वो हम अब्जॉर्ब कर सके अपनी बॉडी में, तभी उसका पॉइजनिंग इफेक्ट होता है। और मैक्सिमम जो मेटल पॉइजन्स है वो एज इट इज़ पॉइजनस नहीं होते, उनका कोई सल्फाइड, ऑक्साइड, कार्बोनेट कोई सब्सटीट्यूट होता है जो कि पॉइजनिंग क्रिएट करता है। तो इन चारों ऑप्शंस में से जो लीस्ट टॉक्सिक सब्सटेंस है वो है डी, लेड सल्फाइड। लेड सल्फाइड सबसे लीस्ट टॉक्सिक होता है और हाईली टॉक्सिक होता है लेड ऑक्साइड, क्योंकि वो ज़्यादा सॉल्युबल होता है और ज़्यादा इफेक्ट करता है ह्यूमन बॉडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल आर द फीचर्स ऑफ लेड पॉइजनिंग एक्सेप्ट। ये चारों में से सारे लेड पॉइजनिंग के सिम्टम्स हैं, बट एक ऑप्शन ऐसा है जो कि लेड पॉइजनिंग के सिम्टम्स नहीं हैं। तो वो कौन सा है? डायरिया, एब्डोमिनल पेन, इंसेफेलोपैथी, न्यूरोपैथी। न्यूरोपैथी मीन्स नर्व डैमेज, इंसेफेलोपैथी मीन्स ब्रेन डैमेज। एब्डोमिनल पेन तो सबको पता है कि व्हाट एब्डोमिनल पेन इज़, ए है डायरिया। तो कौन से लेड पॉइजनिंग में क्या चीज़ प्रेजेंट नहीं होती? तो वो है डायरिया। लेड पॉइजनिंग में डायरिया प्रेजेंट नहीं होता है एज अ सिम्टम। इंसेफेलोपैथी, न्यूरोपैथी एंड एब्डोमिनल पेन जो है वो लेड पॉइजनिंग में प्रेजेंट होता है, बट डायरिया लेड पॉइजनिंग में प्रेजेंट नहीं होता। डायरिया प्रेजेंट होता है आर्सेनिक पॉइजनिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेज फेटल पीरियड ऑफ कॉपर इज़ 1 to 2 आवर, 15 आवर्स, 1 to 2 days और डी इमीडिएटली। तो इनमें से एक ऑप्शन सही है, तो इसका ऑप्शन सी, इसका ऑप्शन है सी करेक्ट आंसर है। 1 to 2 days फेटल पीरियड, एवरेज फेटल पीरियड होता है कॉपर पॉइजनिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, a body is brought for autopsy with history of poisoning. On postmortem there is a dark brown post-mortem staining and garlic odor in the stomach. The poisoning is most likely due to हाइड्रोसाइनिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, एनिलीन डाई और फॉस्फोरस। तो एक बॉडी है वो ऑटोप्सी के लिए लेके आया है, वो बॉडी जो है वो ऑटोप्सी के लिए आई है। जब हम उसकी पोस्टमार्टम करते हैं तो उसमें क्या देखते हैं? डार्क ब्राउन कलर का पोस्टमार्टम स्टेनिंग है। तो डार्क ब्राउन कलर का पोस्टमार्टम स्टेनिंग कौन से पॉइजन में प्रेजेंट होता है? जो लास्ट वीडियो थी क्वेश्चंस की, उसमें हमने डिस्कस किया था कि कौन से डिफरेंट पॉइजन्स हैं जिनकी वजह से पोस्टमार्टम जो स्टेनिंग है उनका कलर क्या होता है। तो फर्स्ट थिंग आपको यहाँ से हिंट मिल जाना चाहिए कि डार्क ब्राउन कलर जो पोस्टमार्टम स्टेनिंग की है वो कौन से पॉइजन की वजह से होती है। बट उसके साथ साथ गार्लिक ओडर है स्टमक में, तो वो कौन से पॉइजन की वजह से हो सकती है? तो इसका आंसर है डी, फॉस्फोरस की वजह से डार्क ब्राउन कलर की स्टेनिंग होती है और स्टमक में गार्लिक ओडर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉक्सिक सब्सटेंस कॉमनली यूज्ड बाय वॉशरमैन्स टू पुट मार्क्स ऑन द क्लोथ्स। वॉशरमैन्स जो होते हैं, जो धोबी होते हैं, जो कि यूज़ करते हैं इस सब्सटेंस को कपड़ों को मार्क करने के लिए, वो सब्सटेंस कौन सा है? पहला कैलोट्रोपिस, पोर्सेरा, प्लम्बोगोरेसिया, सेमीकार्पस एनाकार्डियम, क्रोटॉन टिंगलम। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, सेमीकार्पस एनाकार्डियम, जिसको मार्किंग नेट के नाम से भी लोग जानते हैं, या उस ट्री को जिससे ये मिलता है उसको मार्किंग नेट ट्री बोलते हैं, क्योंकि उसको वॉशरमैन्स यूज़ करते हैं, इसलिए वॉशरमैन्स नट भी
मार्किंग नट या सेमिकार्पस एनाकार्डियम को कहा जाता है। तो ये टॉक्सिक होते हैं और वॉशरमैन्स इनको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म नार्कोटिक इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड टॉक्सिकॉन, नार्कोस, नार्कोटिकोस और नोकिटोस। तो इन चारों ऑप्शन में से बहुत ज़्यादा इजी आंसर है इसका, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर सबको ऑलरेडी पता होगा आई होप, क्योंकि जब हम नार्कोटिक्स पढ़ रहे थे तो पहली ही स्लाइड में ये हमने पढ़ा था कि जो नार्कोटिक्स है वो वर्ड कहाँ से डराइव किया गया है। तो जो नार्कोटिक्स वर्ड है वो वर्ड है नार्कोटिकोस से डराइव किया गया हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नार्कोटिक ड्रग्स are categorized as anti-inflammatory, analgesics, antibiotics, none of the above। तो ये भी बहुत ज़्यादा इजी है, क्योंकि जो नार्कोटिक्स ड्रग्स हैं सबको ये पता है कि वो पेन किलर्स होते हैं और पेन किलर्स को एनाल्जेसिक्स भी कहते हैं। तो जो नार्कोटिक्स ड्रग्स हैं वो एनाल्जेसिक्स की कैटेगरी में आती हैं, तो इसका आंसर होगा बी, एनाल्जेसिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, when a drug user adheres to the regular when a drug user sticks to the regular schedule of drug intake, then he develops। कोई पर्सन है जो कि एक रेगुलर शेड्यूल पे पर्टिकुलर कोई मेडिसिन हमेशा खाता है, तो उससे क्या डेवलप होगा? विड्रॉल सिकनेस, मेंटल सिकनेस, एब्सिस्टेंस सिंड्रोम और फिजिकल डिपेंडेंसी। तो इन चारों में ये भी क्वेश्चन इजी है। कोई पर्सन जब कोई रेगुलरली किसी एक टाइम पे, शेड्यूल्ड टाइम पे ड्रग अपनी लेता है तो उसको क्या होगी? विड्रॉल सिकनेस होगी, मेंटल सिकनेस होगी, एब्सिस्टेंस सिंड्रोम होगा या फिजिकल डिपेंडेंसी होगी? इजी आंसर है फिजिकल डिपेंडेंसी होगी, फिजिकली डिपेंड हो जाना किसी भी ड्रग से। विड्रॉल सिकनेस या विड्रॉल सिम्टम्स तब आते हैं जब कोई पर्टिकुलर पर्सन जो भी मेडिसिन का इंटेक कर रहे हैं उसको वो इंटेक करना बंद कर दे या फिर उसका अमाउंट रिड्यूस कर दे, तब विड्रॉल सिकनेस दिखती है। मेंटल सिकनेस, जब कोई ऐसी मेडिसिन खा रहे हैं जिसका इफेक्ट मेंटली किसी पर्सन पे हो रहा है, उसके वजह से मेंटल सिकनेस होती है। एब्सिस्टेंस सिंड्रोम मींस कोई पर्सन जब कोई पर्टिकुलर सब्सटेंस या ड्रग लेना बंद कर देता है या उसका अमाउंट रिड्यूस कर देता है, तब जो सिंड्रोम प्रेजेंट होता है। विड्रॉल सिकनेस का ही अल्टरनेटिव आप इसको समझ लीजिए, तब उसको हम कहेंगे एब्सिस्टेंस सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, dangerous drugs and psychotropic substance affect the mental state of a person by producing stimulant effect, depressant effect, hallucinogenic effect और all of the above। जब कोई भी डेंजरस ड्रग या साइकोट्रोपिक जो सब्सटेंस है वो किसी भी पर्सन के मेंटल जो स्टेट है उसको कैसे अफेक्ट कर सकता है, तो वो किसी भी तरह से अफेक्ट कर सकता है। मीन्स ये जो तीनों चीज़ें हैं, तीनों इफ़ेक्ट हैं, स्टिमुलेंट, डिप्रेसेंट और हाइलोजेनोजेनिक, तो ये तीनों इफ़ेक्ट की वजह से मेंटल स्टेट चेंज होगा ही होगा। तो इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। तो जो स्टिमुलेंट है वो माइंड को स्टिमुलेट करते हैं तो मेंटल स्टेट चेंज होता है। जो डिप्रेसेंट होते हैं वो मेंटल स्टेट को डाउन करते हैं, मींस स्लीप प्रोड्यूस करते हैं, तो मेंटल स्टेट चेंज होता है। जो हैलोजिनोजेनिक होते हैं वो एक अजीब सी ही जो इमेजिनरी वर्ल्ड है वो क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से मेंटल स्टेट चेंज होता है। तो इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों मेडिसिन या ड्रग्स की वजह से किसी भी पर्सन का मेंटल जो स्टेट है वो चेंज हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ड्रग दैट कॉजेज अल्टरेशन इन नॉर्मल थॉट प्रोसेस एंड मूड इज़ नोन एज। वो ड्रग जो कि अल्टर कर देती है नॉर्मल थॉट प्रोसेस को, जो नॉर्मली जो थॉट प्रोसेस चल रहा होता है किसी पर्सन के मन में या दिमाग में, उसको ये अल्टर कर देती है, चेंज कर देती है। तो जो नार्कोटिक ड्रग्स हैं वो ऐसा करती हैं, बार्बिचुरेट्स ऐसा करते हैं, हेलोजिनोजेंस ऐसा करते हैं या डिप्रेसेंट्स ऐसा करते हैं। इसका बहुत ईजी आंसर है सी, हेलोजिनोजेंस। ये जो नार्कोटिक्स ड्रग्स हैं वो पेन रिलीवर्स होते हैं और स्लीप इंड्यूस भी करते हैं एक तरीके से, तो ये तो मूड चेंज नहीं कर रहे हैं। जो बार्बिचुरेट्स होते हैं वो भी डिप्रेसेंट होते हैं, तो वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करते हैं, डिप्रेशन भी डिप्रेस करते हैं। जो हैलोजिनोजेनिक है वो ही अल्टरेशन, थॉट प्रोसेस में अल्टरेशन करते हैं, थॉट्स चेंज हो जाते हैं क्योंकि इमेजिनरी थॉट सिस्टम शुरू हो जाता है इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सोर्स ऑफ मोस्ट एनाल्जेसिक्स नार्कोटिक इज। अब नार्कोटिक्स क्या होती हैं? वो सारे सब्सटेंसेस या ड्रग जो ओपियम के डेरिवेटिव्स होते हैं या सिंथेटिकली जो बनाए जाते हैं, जो कि
मिमिक्री करते हैं ओपियम के एक्शंस को। तो जो एनाल्जेसिक्स हैं वो होते हैं ओपियम, नीम, मैरिजुआना, ये आंसर इसका नहीं है, आंसर इसका भी ओपियम। ओपियम और उसके सारे डेरिवेटिव एज अ एनाल्जेसिक हम यूज़ करते हैं जो कि नारकोटिक्स होते हैं। साइंटिफिक नेम ऑफ ओपियम इज़, आंसर ए है पेपरवर सोमनीफेरम, बहुत ज़्यादा फेमस और ऑलमोस्ट सबको पता ही है कि ओपियम का साइंटिफिक नेम क्या है, तो उसका नेम है पेपरवर सोमनीफेरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है the three main areas of the world which produces largest quantity of opium poppy। तो जो ओपियम पॉपी का पूरे दुनिया भर में सबसे ज़्यादा अमाउंट प्रोड्यूस करते हैं वो कौन से स्टेट हैं? गोल्डन ट्रायंगल, गोल्डन क्रीसेंट, मैक्सिको या ऑल ऑफ द अबव। तो 3 ऑप्शन हैं आपके पास, या तो गोल्डन ट्रायंगल है जो कि सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ ओपियम पॉपी प्रोड्यूस करता है, या तो गोल्डन क्रीसेंट है जो कि लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ ओपियम पॉपी प्रेजेंट करता है, या थर्ड है मैक्सिको। या ये तीनों जगह जो कि लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ ओपियम पॉपी प्रोड्यूस करता है। आगे हम स्लाइड में देखेंगे कि गोल्डन ट्रायंगल में कौन कौन से देश हैं और जो गोल्डन क्रीसेंट है उनमें कौन कौन से देश हैं। तो इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। जो गोल्डन ट्रायंगल, गोल्डन क्रीसेंट और मैक्सिको हैं, ये तीनों ही ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि लार्जेस्ट अमाउंट में ओपियम पॉपी का प्रोडक्शन करते हैं, इलीगली और लीगली भी। बट जो गोल्डन क्रीसेंट और ट्रायंगल है ये इलीगली प्रोड्यूस करते हैं, स्पेशली गोल्डन क्रीसेंट। तो जो गोल्डन ट्रायंगल है उसमें कौन कौन से देश हैं? तो पहला है थाईलैंड, लाओस, साउथ ईस्ट एशिया। जो साउथ ईस्ट एशिया है, थाईलैंड है और जो लाओस है, ये तीनों मिलकर बनाते हैं गोल्डन ट्रायंगल। और गोल्डन क्रीसेंट वो है जिसमें ईरान, अफ़गानिस्तान एंड पाकिस्तान, ये तीनों देश जो हैं वो गोल्डन क्रीसेंट कहलाते हैं और ये सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ ओपियम पॉपी का प्रोडक्शन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेरिवेटिव्स ऑफ ओपियम आर मॉर्फिन, हेरोइन, कोडीन या ऑल ऑफ द अबव। ईजीएस्ट क्वेश्चन, ओपियम की ये सारे ओपियम्स के ही डेरिवेटिव हैं, तो मॉर्फिन, हेरोइन, कोडीन ये सारे के सारे ओपियम डेरिवेटिव हैं, तो इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। ओके, सो वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। और हमको सपोर्ट करने के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर कोई पर्सन है आपकी फ्रेंड या फैमिली में जो कि सेम कोर्स करते हैं या उनको इस वीडियो से हेल्प मिल सकती है, तो आप उनको ये शेयर कर सकते हैं और आप हमको सब्सक्राइब कर सकते हैं। इट विल गिव मी हैप्पीनेस और इट विल मोटिवेट मी टू वर्क हार्डर फॉर यू ऑल। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो भी MCQs बेस्ड होगी ताकि हम जो बचा हुआ जो ड्रग्स के क्वेश्चंस है वो फटाफट से कंप्लीट कर ले। इजी क्वेश्चंस है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, बट इजी वो तब लगेंगे जब आपने ऑलरेडी मेरी जो वीडियोस हैं पॉइजन्स के ऊपर, टॉक्सिकोलॉजी पे, वो सारी देखी हुई है। अगर नहीं देखी है तो आप जाके देखो, प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में मैं प्लेलिस्ट की लिंक डाल दूँगी, वहाँ से आप जाके देख लीजिए और पढ़िए, तब आपको ये सारे क्वेश्चंस ईजी लगेंगे। और किसी भी क्वेश्चन का अगर आंसर नहीं भी आता होगा तो आप इजीली दूसरे ऑप्शंस को एलिमिनेट करके सही आंसर तक पहुंच जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर यू ऑल। थैंक यू।